तो ये एक ऐसा ऐसा दुष्चक्र बना दिया गया है कि अगर इंद्रदेव जी ज्यादा ऊंचे बोलेंगे तो इनका शिकार हो जाएगा, पहले तो डिमीन किया जाएगा। मैंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई थी, तो वहां गीता मित्तल जी चीफ जस्टिस होती थी, एक्टिंग चीफ जस्टिस थी उस समय, वो बाद में दूसरे जगह चीफ जस्टिस हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप क्या रिट हिंदी में ड्राफ्ट कर सकते हो, आपको आती है ड्राफ्ट करनी? अब देखिए विडंबना है, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का वेबसाइट है, उस पर आप जाके देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 ये कहता है कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ मीन्स कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, सारा काम हिंदी में होगा। लेकिन ये रूल भी अंग्रेजी में है, ये रूल जो वेबसाइट पर है वो अंग्रेजी में है। तो हमने वो पिटीशन डाली कि यहां अधीनस्थ न्यायालयों में आप अंग्रेजी के स्टेनो रिक्रूट कर रहे हैं, तो भाषा आप बदल रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। वो पिटीशन अभी भी चल रही है मेरी। और जब हमने ये विषय उठाया तब एक मतलब बहुत पासिंग रेफरेंस आया, अभी मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले सतीश चंद्र शर्मा जी थे, अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं, वो चीफ जस्टिस थे हमारे हाई कोर्ट के, उनके सामने पीए लगती है ये सब। तो उनको मैंने बोला कि ये लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम हिंदी में होगा, लेकिन यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। जज साहब इसको तो चेंज कराइए कम से कम, कि ये हिंदी में तो हो। ये विषय उतना नहीं है, इतनी अंग्रेजी हमको भी, सबको भी, जो भी कोर्ट आते हैं सबको आती है कि वो पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन ये विषय है आपको नीचा दिखाने का। इसको और गहनता से अगर आप देखेंगे तो पूरी न्याय प्रणाली में आप भारतीय भाषाओं से दूर हटकर, अंग्रेजी जैसे चल रही है, सब जगह अंग्रेजी चल रही है, तो आप न्याय का जो मूल है वही नष्ट कर देते हैं। कैसे बताता हूं। एक कंप्लेंट लिखी गई, पुलिस को जैसे एफआईआर लिखी गई, तो वो जो भाषा वो जानता है, मान लीजिए बिहार के किसी जिले में उसने जो बोला, तो दरोगा जी ने उसको हिंदी में लिख दिया, थोड़ा फारसी का शब्द उसमें है, उर्दू के शब्द हैं, वो हो गई। अब वो जो कंप्लेनेंट है या विटनेस है, वो जब गवाही में आएगा तो उससे जो बात उसने जो लिखाई थी उसको अंग्रेजी में पूछा जाएगा हिंदी में, वो जो जवाब देगा उसको ट्रांसलेट करेंगे वकील साहब, या तो डिफेंस काउंसिल करेगा, या पीपी साहब करेंगे, या जज साहब करेंगे। तो आप उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया गया, तो मूल तो हमने वही नष्ट कर दिया ना। हम इतना यूज टू हो गए इन चीजों को देख के कि लगता है कि क्या हो गया, जो बोला वही तो लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल विषय को हमने, मूल सब्जेक्ट को ही खत्म कर दिया। जो वो बोल रहा है या कुछ भी अपनी भाषा में जो बोल रहा है, अगर उस भाषा का प्रावधान आपके न्यायपालिका में नहीं है तो आप उसके मूल से दूर हटकर ही अंग्रेजी का प्लेंटिफ डिफेंडेंट या रेस जुडिकेटा या क्या 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 करके आप डिसाइड कर रहे हैं, या प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या ऐसी थ्योरीज लगा के जो लैटिन वेटिन वर्ड बोलकर, जार्गन बोलकर हम भी खुश हो जाते हैं, लेकिन हमने मूल को तो नष्ट कर दिया ना। तो आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। इस पर जो भी हम लोग बहुत दिनों से, भारतीय भाषा अभियान, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग सब अधिवक्ता हैं तो न्यायपालिका हमारा फेस है, इंटरफेस है। न्यायपालिका से अनुरोध कर सकते हैं, जहां कानूनी प्रावधान है वो कह सकते हैं, लेकिन अभी 348 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, वो एक बहुत बड़ा बैरिकेड हम लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन आज जो राष्ट्रपति का जो 1960 का आदेश आया है, अब हम लोग इस पर बैठ के चर्चा करेंगे कि जब ये 15 साल के लिए कहा गया था और 15 साल के बाद राष्ट्रपति महोदय ने आदेश निकाल दिया है,
तो मुझे लगता है, मुझे जो फर्स्ट रिफ्लेक्स मेरा आ रहा है कि हम इस पर मैंडेमस मांग सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अभी देखते हैं, इस पर और भी विद्वान लोग हैं, सब चर्चा होगा, जैसा निर्देश होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है और हम न्यायपालिका की न्याय की मूल से अलग हटकर हम काम कर रहे हैं। इसका पैरेलल अगर ढूंढना है तो हमारे पार्लियामेंट में है। इस पर हमने बहुत काम किया। पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई जो मंत्री महोदय या कोई एमपी अपना कोई क्वेश्चन पढ़ता है या पेपर पढ़ता है तो वहां पर ऑटो ट्रांसलेट होता है। वहां पर आपने देखा होगा उनके पास एक वो होता है, माइक लगाकर ऐसे ईयरफोन लगाकर बैठ जाते हैं, तो ऑटो ट्रांसलेटर है उनके पास। एनआईसी ने ऑटो ट्रांसलेटर दिया है। तो इंद्रदेव जी को जो जज साहब यहाँ बोल रहे थे कि आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, तो उनको वो प्रयोग करना आना चाहिए ना। वो संविधान के अंतर्गत एक काम कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि इंद्रदेव जी क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें शुरू होनी चाहिए। ट्रांसलेटर हमारे पास है, सब कुछ आईटी टूल्स इतने स्ट्रांग हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा हो गया है कि अंग्रेजी में पढ़े लिखे, अब कौन इन सब चीजों में जाएगा, कौन करेगा। हिंदी में आप जज साहब के यहाँ जाते हैं, जज साहब आपका मजाक उड़ा देते हैं कि आप क्या अंग्रेजी में बना के लाए हो, इसको क्या हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा सकते हो। मुझे जरूरत ही नहीं, इन्हें ऑटो ट्रांसलेट करता है, फोन में टूल्स है सबके पास, ट्रांसलेट हो जाएगा। कोशिश तो कीजिए। तो ये एक इसकी शुरुआत हमने उस पिटीशन में भी, जब सतीश चंद्र शर्मा साहब थे तो उन्होंने विस्तार में सुना भी था। हमारी टोली वहां जाती है बहस करने। 1922 में आपको ध्यान होगा, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा आए थे, जो डिक्टेटर वहां के माने गए बाद में। उन्होंने बोला कि हम 1 महीने के बाद, उस समय तुर्की में शायद अंग्रेजी या अरेबिक का लिटरेचर था, टेक्स्ट था, उसमें ही काम चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनका। जाहिर सी बात है कि उसके बाद उनका जुडिशियल वर्क भी उसी में चलता होगा। उन्होंने बोला ये सब खत्म करेंगे, हम तुर्की की एक भाषा 1 महीने में बनाएंगे और सारी कार्रवाई उसमें होगी। 1 महीने के अंदर उनकी भाषा बन गई और आज तक वो कार्रवाई चल रही है। अरेबिक या अंग्रेजी सब हटा दी उन्होंने। तो ये एक इच्छा शक्ति का विषय है। अब होता क्या है, हमारे माननीय गृह मंत्री बोल रहे हैं कि चूंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग लाया गया, इसकी महत्ता देखिए। और वो उन्होंने अब बोला कि हम ऐसी हालात पैदा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। ये तो हम सुनते जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी अगर हिंदी में मैं बहस करना चाहूं, मैंने पिटीशन लगाई है अंग्रेजी में, जहां तहां से जैसे तैसे देख के बना दिया अंग्रेजी, मुझे बहस करनी नहीं आती अंग्रेजी में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तो एकदम अनफिट है। आप जा ही नहीं सकते वहां। अंग्रेजी ना होकर वो ज्ञान हो गया। अंग्रेजी एक भाषा ही तो है, सिंपली एक लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन का मीडियम है। और अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं तो बहुत अच्छे वकील साहब हैं, तो ज्ञान हो गया, ज्ञान थोड़ा हो गया। हिंदी जो फर्राटेदार बोलेंगे, जो विषय को समझते हैं, जो कानूनी बातों को सामने रखेंगे, वो वकील साहब अव्वल होने चाहिए। तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रहे हैं, वो वकील साहब अव्वल हैं, बेस्ट हैं। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लीजिए, हिंदी बोलकर देख लीजिए, मजाक उड़वा कर देख लीजिए। मैं इनको मानता हूं, इनको बधाई देता हूं। मेरे सामने इन्होंने रजिस्ट्री में बोला कि ये आपको लेनी पड़ेगी। जब उनको लग गया कि ये अड़ियल आदमी हैं, अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने पिटीशन भी ली, बहस कोर्ट में भी सुनी गई। फिर उनको लगा कि चैम्बर में लगा दो, तो चैम्बर में लगा दी। और ओपन कोर्ट में ये चीजें सुनना नहीं चाहते, इसको ढका गया है। तो हम सब के लिए ये चैलेंज है कि हम इस पीढ़ी से शुरुआत तो करें, कम से कम शुरू करें, और न्यायिक प्रक्रिया में इन चीजों को लाया जाए।
इसमें कंट्रीब्यूशन जो हम अभियान में हमने शुरू किया है, हम सब लोगों का आपका ध्यान मैं इस पर चाहूंगा। हमारे देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो मेरे हस्ताक्षर मेरी भाषा में करने से रोक सके। मैंने वकालतनामा लिया, उस पर हिंदी में साइन कर दिया, क्या वो रजिस्ट्री रोकेगी? नहीं रोकेगी, रोक ही नहीं सकती। कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल्स नहीं रोकते इन चीजों को। तो हम शुरुआत तो करें, हम अपने हस्ताक्षर, मैं बैंक में भी चेंज कराया, जब से अभियान में जुड़े बैंक में भी चेंज कराया, और हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में, चूंकि हम भारतीय भाषा अभियान से जुड़े हैं, अभी हम पटना में हैं तो हिंदी की बात करेंगे, जब हम तिरुपति जाते हैं तो वहां तमिल की बात करते हैं, गुजरात जाते हैं तो गुजराती की बात करते हैं। तो अपनी मातृभाषा में हम हस्ताक्षर करें। अपना वकालतनामा हम उस तरह अंग्रेजी में चाहिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन हस्ताक्षर क्लाइंट जिस किसी भाषा में जो उसकी भाषा है उसमें करे, चाहे अंगूठा लगाए, जो भी करे, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हमको अंग्रेजी में करना पड़ेगा, लेकिन हमको अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, करव्रत प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक योगदान आप दें, अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में करना शुरू करें। मुझे लगता है सब यहाँ हिंदी भाषी हैं और इससे एक शुरुआत होगी। कम से कम मनसा वाचा कर्मणा के अंतर्गत ये आएगा। और आप देखिए, बहुत मजाक, मेरे पास जो कोरियन क्लाइंट आता है तो वो कोरियन में साइन करता है। इंटरनेशनल कॉमर्शियल जो आर्बिट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा फाइल हो जाता है। तो हम कोरियन से या जापानीज से या चाइनीज से जब भी पिटीशन साइन कराते हैं तो वो अपनी भाषा में करते हैं, और हम एक गुलामी मानसिकता से ग्रसित लोग अंग्रेजी में करते हैं। तो ये चीज है, इसको समझना पड़ेगा, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस पर हमको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हम सब समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हम ही समाज को लीड कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हमने लीड किया, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो यहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो शुरुआत की उसको हम कहीं न कहीं आगे तो ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, हम जरा सुनते हैं, उनसे समझते हैं। धन्यवाद। और भारतीय भाषा अभियान डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी भी इंटरवेन किए थे। तो दोनों संगठन का पक्ष उमेश शर्मा जी रखे थे, और उसी फूल बेन से स्वर्ण सिंह बग्गा के संपुष्ट हुआ, जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है, और न ही हिंदी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है, और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसी पूर्ण पीठ के आदेश से बिहार सरकार महामहिम राज्यपाल बिहार की अधिसूचना दिनांक 9 मई 1972 में निहित हिंदी विरोधी अपवाद पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित थे, जो मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का बैठक दिनांक 19/9/2023 के मुद्दों में सम्मिलित था, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। उसके बाद हिंदी के विकास को रोकने के लिए मेरा अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं वरीय अधिवक्ता सह सदस्य बिहार बार काउंसिल माननीय श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से। के बीच में बैठक करा रहे हैं। आज का विषय जो है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भाषा अंग्रेजी में परिवर्तन कब और कैसे हो, यानी कब हो और कैसे हो, यही मुख्य विषय है।
तो जहाँ तक सवाल है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा ही कि संवैधानिक बाध्यता है। 348 में इसके बावजूद दिया गया है कि राष्ट्र की भाषा वह देवनागरी में और हिंदी होगी, लेकिन 348 में है एक अपवाद स्वरूप कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक पार्लियामेंट बदले नहीं, पार्लियामेंट कानून के द्वारा। तो सबसे बड़ी एक तो अभी जो वर्तमान स्थिति में एक संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है पार्लियामेंट में कोई भी कानून बिल ला के, इस तरह की बात, यानी संवैधानिक वह जो प्रावधान है उसको बदल के, या पार्लियामेंट ही कर सकता है। यह एक पॉलिटिकल इशू है, एक राजनीतिक इशू है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान जो पार्लियामेंट है इसमें इस तरह का कोई, हमारे बार काउंसिल के लोग भी वहाँ पर हैं, चेयरमैन हैं, हमारे प्रमुख बहुत लोग, हम चाहते हैं कि जो वर्तमान पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इन लोगों से एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, वकील संगठनों के द्वारा कुछ आग्रह किया जाए कि आप 348 में परिवर्तन लाएं, और तभी कुछ संभव होगा। इसके लिए जरूरत है कि केवल छोटी मोटी मीटिंगें नहीं करके बड़े पैमाने पर इसको एक सेमिनार तक सीमित नहीं रखा जाए, इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, तब भी ये हो सकता है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि केवल हिंदी बदल देने से अगर पार्लियामेंट बदल देता है, अभी हमारे इंद्रदेव बाबू भी कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जो कभी कठिनाई होती है समझने में। न्यायपालिका अस्तित्व ही इसी के लिए है कि आम जो नागरिक हैं, लिटिगेंट पब्लिक है, उनको न्याय मिले, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार है, वह कोर्ट कचहरी के द्वारा उनको राहत मिले। कहने का मतलब है कि आधार है यहाँ के लिटिगेंट पब्लिक, वही बेस हैं, और वे अभी भी बहुमत उसमें हिंदी ही बोलता है, लेकिन उनकी भाषा सरल और सुलभ होती है। हिंदी में भी देख रहे हैं कई फैसले जो आ रहे हैं वो इतना कठिन है, वो अंग्रेजी से भी डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक एक शब्द को देखिएगा, वो लगता है रघुवीरी डिक्शनरी या कुछ जो सबसे भारी भरकम शब्द होता है। तो अगर हिंदी को पॉपुलराइज करना है, लोग बड़े पैमाने पर इसको माने हैं, इवन वकील समुदाय में भी दिक्कत होती है। तो जो सरल सुलभ जो यहाँ के माननीय लोग हम बोलते हैं, वही भाषा का पहले आप विकसित कीजिए। एक दूसरी चीज़ हम चाहेंगे कि यहाँ किताबें जो हैं सब अंग्रेजी में अच्छी, लॉ जर्नल्स हैं सब, कोशिश उसमें वो भी होनी चाहिए कि जो किताबें हैं वह हिंदी में हो। और जो थर्ड चीज़ है कि बड़े पैमाने पर इसके लिए बात तो बहुत कहा गया, हम समझते हैं कि कब हो और कैसे हो। कैसे के लिए जरूरी है कि हम प्रयास करें कि राजनीतिक लोगों को से मिलें, उनसे कहें कि वर्तमान पार्लियामेंट में ही आप संविधान में संशोधन कीजिए। एक से खोराक वो भी करनी चाहिए। दूसरी चाहिए भाषा को सरल सुलभ बनाइए। तीसरी चीज चाहिए कि बड़े पैमाने पर जो अंग्रेजी में किताबें हैं उसको उसमें भी उसको हिंदी में लाया जाए। और चौथी चीज जो ये हॉस्टाइल एटीट्यूड दूसरे भाषाओं, अंग्रेजी भगाओ, अरुण बाबू ने कहा, अरे अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप जो दुनिया में कहीं चाहते हैं लिंक तो अंग्रेजी भाषा है। अच्छी अच्छी किताबें जो ग्लोबली रूप पर वह अंग्रेजी है। आप अगर केवल हिंदी ही रहिएगा, अंग्रेजी नहीं सीखिएगा तो पीछे रह जाइएगा। और हिंदुस्तान में आज पूरे विश्व में यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर चीन के तुलना में अधिक बड़े पैमाने पर सफल हो रहे हैं। उसका एक कारण वो हिंदी बोल के नहीं, अंग्रेजी करके ही करते हैं। इसलिए हॉस्टाइल एटीट्यूड मत रखिए। होनी चाहिए अप्रोच कि यहाँ के उच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आम लोगों की भाषा है उसी भाषा में हो। अन्यथा एक आदमी ने ठीक ही कहा कि क्लाइंट पीछे बैठते हैं, सुनते हैं, भाषा
और वकील अंग्रेजी में भाषा कुछ जिट कारण भी होता है कि हिंदी में कहना कि बेलेबल ऑप्शन से तो क्लाइंट कहेगा कि सब क्या ही, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा जिट होता है, क्लाइंट नहीं समझता तो लगता है खूब अच्छा बहस हुआ है। एक सेकेंडरी कि एक यह भी कारण है, आप चले जाइए 2-4 लाइन अंग्रेजी नहीं बोलिएगा तो क्लाइंट कहेगा कि वकील साहब तो बोलिए नहीं ठीक से पाते हैं। और सिंपल भाषा में कहिए सीजीएम कोर्ट में कि हुजूर यह है जमानतीय है इसलिए दे दिया जाए, क्लाइंट ब्रीफ छीन लेगा और पैसा ले लेगा। तो एनीवे होने ही चाहिए, लेकिन भाषा को ठीक कीजिए और फिर हम चाहेंगे कि इसको एक आंदोलन का रूप दीजिए। हम केवल देखते हैं कि इंद्रदेव बाबू तो और इसके पहले पांडे जी थे, जस्टिस क्या नाम था, कौन पांडे है, जगदीश पांडे, अगर बिहार में अगर हिंदी में शुरू किए थे तो वह पहले आदमी है, वो पायोनियर है, उसको बड़े मजबूती से इंद्रदेव बाबू बढ़ा रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। और जिस कमिटमेंट जिससे उनको बहुत परेशानी भी उठानी पड़ रही है, हमें इनका समर्थन करना ही चाहिए। हैं? नहीं, इंद्रदेव बाबू तो अभी बिहार में और पटना हाई कोर्ट में मात्र एक लॉयर है जो कमिटमेंट एक मिशनरी जिल से कर रहे हैं और उसके लिए उनको परेशानी भी उठानी पड़ रही है। इसलिए हम हरदम चाहेंगे, हम लोगों का समर्थन है, पूरे वकील समुदाय का समर्थन होगा। तो इन्हीं बातों के साथ कि इसे केवल एक सेमिनार और मीटिंग का मत विषय, इसे एक लोक आंदोलन बनाइए और तब भी कुछ हो सकता है, बड़े पैमाने पर जाएगा और भाषा सरल और सुलभ हो। धन्यवाद सर, आपने कुछ आलोचना भी और कुछ सब कुछ बहुत अच्छा से किए। अब एक बार इनके स्वागत में एक बार ताली बजाया जाए। अब जा रहे हैं तो इनको इनका है और कई एक बैठक में ये अनुमति मांग करके चुप्पे से निकलते भी हैं, तो हम लोग को सोचना भी पड़ता है स्वास्थ्य समस्या को लेकर के। बहुत देर तक नहीं बैठना है इसीलिए गए हैं। इसलिए एक बार उनके स्वागत में जाने के बाद भी हम लोग ताली बजा दें हुए कुमार अनुपम जी को मैं आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका। डॉक्टर अनिल सुलभ जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित अधिवक्ता बंधुओं, आज मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस उच्चतम न्यायालय के हृदय स्थल पर राजवंश सभागार में हिंदी के विषय में एक बहुत ही बढ़िया गोष्ठी रखी गई है, परिचर्चा रखी गई है। और जो राजेंद्र प्रसाद जी के इसमें जो अधिसूचना जारी हुई थी उस समय हिंदी को लेकर के, वो भी वितरित हुई और उसको भी जानने का मुझे अवसर मिला, हम सबको अवसर मिला। दरअसल यह शर्म की बात है कि हम आज इतने वर्षों के बाद ये हिंदी को न्यायालय की भाषा बनाने पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। यह हमारी अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हिंदी को यह पूरा देश या सरकार अपना नहीं पा रही है। सारे कानून, सारे नियम कानून, सारे संकल्प, संविधान सभा की सारी बहस जो हिंदी पर हुई है, उसकी लगातार इन वर्षों में 70-75 वर्षों में उसकी हत्या होती जा रही है। और हम सिर्फ आज फिर यहां चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी न्यायालय की भाषा होनी चाहिए। ये बात सही है कि
हर जगह न्यायालय में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक क्लाइंट से का कुछ केस था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपने बारे में बताया कि मैंने केस किया है और वकील साहब ने ये लिखा है, मैंने ये साइन किया है। मैंने देखा उसको, तो अंग्रेजी में जो वकील साहब ने लिखा था वो बिल्कुल उलट था। क्लाइंट जो चाहता था, जो रिलीफ, वो नहीं मिल करके क्लाइंट को ही फंसा दिया उसमें वकील साहब ने, क्योंकि तुम अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने और उसको समझाया कि हाँ हो गया है। वो तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी वो औरत, उसने साइन कर दिया उस पर। तो यह केस मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, तो फिर मैंने वकील साहब को फोन कर डांटा कि आप क्या कर रहे हैं आप ये अपने, आपने तो ये फंसा दिया। फिर मैंने उसको किसी तरह से उस केस को जो कि ये ठीक किया, करवाया, उसको कैंसिल रद्द करवाया। लेकिन ऐसी घटनाएं तो लगातार होती होंगी कि जहां क्लाइंट किस वकालतनामे पर साइन कर रहा है उसे नहीं पता, वकील साहब क्या बोल रहे हैं नहीं पता, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो यह चीज, यह जो है न्याय का भी असम्मान हो रहा है इससे। और आपको बता दें, और सभी लोग जानते हैं कि इस देश में की जो आजादी है वो आजादी वकीलों के द्वारा ही मिली। राजेंद्र प्रसाद से लेकर मोतीलाल नेहरू से लेकर सारे लोग वकील थे, अंबेडकर से लेकर सब लोग, और वकीलों ने ही लड़ करके और उसके बाद उसके आंदोलन, यहां तक गांधी जी बैरिस्टर थे। तो जब मुझे ये लगता है, आज यहां लगता है, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन में हम लोग हमेशा हिंदी की बात करते हैं और इन्हीं पर मेरे करीब नहीं तो 1000 से ज्यादा मेरे लेख छप चुके हैं अखबारों में। उसके बावजूद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर न्यायालय के परिसर से, अगर अधिवक्ताओं के माध्यम से और कानून के माध्यम से अगर हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए, उनका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए अगर आंदोलन छेड़ा जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदी को वैसा स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इसका नेतृत्व वो अधिवक्ताओं को करना पड़ेगा। इसका नेतृत्व न्यायालय के परिसर से शुरू होना चाहिए। ये होना चाहिए सारे हाई कोर्ट में, सारे नीचे कोर्ट में भी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। और इस परिसर, ये चर्चा परिचर्चा होंगी तो ये जन आंदोलन का रूप ले सकता है, लेगा। इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इंद्रदेव जी को जो इस का झंडा उठा के चल रहे हैं, कि आपने बहुत बड़ी पहल की है। और ये आने वाले समय में ये जो आवाज है वो बहुत दूर तक जाएगी और हिंदी निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने स्थान पर वो उसको हम लोग सजा सकेंगे। इसी साथ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई इसके लिए कि आपने ये इस परिसर से ये आवाज उठाई है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जज साहब हमसे हिंदी में पूछे कि पूरा घटना बताइए, पूरा घटना 1 घंटा तक हम बताते रहे और 4 लाइन में अंग्रेजी कुछ लिख दिए और जो अर्थ का अनर्थ हो गया और उसी को ढाल बना करके हमारा निलंबन का अनुशंसा किया गया और उसी में सब कुछ हो गया। तो सर हम बहुत आभारी हैं आपका, जो ऐसा घटना आप सुनाए और ये बराबर होते रहता है। अंत महत्वपूर्ण विषय पर आहूत संगोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अधिवक्ता श्री यादव जी पटना दिल्ली से पधारे, हालांकि बिहार में ही है, और जो आयोजक संगठन है, संस्था है, उसके उपाध्यक्ष भी हैं श्री उमेश शर्मा जी। योगेश बाबू तो चले गए, अरुण कुशवाहा जी, रणविजय जी, कुमार अनुपम जी। इससे संगोष्ठी के सूत्रधार और संयोजक जो संचालन भी कर रहे हैं, न्यायपालिका में हिंदी के आंदोलन को बहुत बल प्रदान करने वाले श्री इंद्रदेव प्रसाद जी,
और सभागार में उपस्थित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, सबसे पहले मैं इंद्रदेव जी को बधाई देता हूं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए, और इनके प्रति जो अत्याचार हुआ है उसका विरोध करते हुए आप सबके स्वर में स्वर मिलाते हुए आग्रह करना चाहूंगा विधि परिषद से, केंद्रीय विधि परिषद से, कि इनका निलंबन वापस लिया जाए और फिर से इनके अधिकार इनको सेवा का अवसर दिया जाए। मैं अपनी बात अपने बहुत विद्वानों से सुन ली है, बहुत सारी बातें। मैं चेष्टा करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहूं, यद्यपि कि यह मेरा विषय है और इस विषय पर घंटों बोलने पर भी बातें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरी चेष्टा होगी यथासाध्य संक्षेप में अपनी बात कह सकूंगा और इस गोष्ठी का अर्थ स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी के ही उस उद्गार से आरंभ करना चाहूंगा कि अत्यंत लज्जा का विषय है कि हिंदुस्तान में हिंदी के लिए आंदोलन की बात हो रही है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी के कारण से हुआ, और इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम और हिंदी का आंदोलन, ये दोनों समानांतर शुरू हुए। क्यों? इसलिए कि भारतवर्ष के वे सभी महान स्वतंत्रता सेनानी, बलिदानी एक बात को बड़ी गंभीरता से समझ रहे थे, एक बेचैनी से, एक शिद्दत से, कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, एक संवाद सबसे कायम हो सके, इसलिए हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंचे, इसलिए एक संपर्क की भाषा आवश्यक है। उत्तर भारत में क्या हो रहा है, आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं, ये दक्षिण को पता नहीं होता था। दक्षिण वालों को उत्तर में क्या हो रहा है ये पता नहीं होता था, पूरब वालों को पश्चिम का पता नहीं, पश्चिम वाले को पूरब का पता नहीं। एक बहुत गंभीर मंथन हुआ, चिंतन हुआ संपूर्ण बौद्धिक समाज में, जिनमें साहित्य समाज के साथ साथ अधिवक्ता समाज प्रमुखता से भाग ले रहा था, और सबने यह स्वीकार किया अनेक मंथन के बाद, फिर कह रहा हूं कि हिंदी ही भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाली देश की भाषा हो सकती है, इसलिए हिंदी का बढ़ावा प्रचार प्रसार करें। इसीलिए 1910 में इलाहाबाद में पहला अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, और उसके सूत्रधार थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जो उस आयोजन के भी, उस सम्मेलन के भी, और बाद में सम्मेलन जो संस्था का रूप ग्रहण कर लिया तो वो उसके प्रधानमंत्री रहे। उस आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी बार बार चर्चा हुई है, हमारे प्रातः स्मरणीय है, गौरव पुरुष है भारतवर्ष के, बिहार के तो गौरव पुरुष है। वे उस प्रथम सम्मेलन से लेकर के निरंतर आगे के सम्मेलन में लगातार भाग लेते रहे थे, और उन्हीं के आग्रह पर 1919 में बिहार में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, और उसी वर्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1919 में। राजेंद्र बाबू की प्रेरणा से ही देश रत्न बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए, और एक कार्यकर्ता की भांति साहित्य के लिए, साहित्य सम्मेलन के लिए, हिंदी के लिए काम किया। वे हिंदी के साहित्य सम्मेलन की ओर से नियुक्त हिंदी प्रचारक के रूप में कार्य करते थे,
दक्षिण भारत में अनेक आयोजनों में उन्होंने भाग लिया, हिंदी का प्रचार किया, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ हिंदी का भी काम किया। ये एक छोटी सी भूमिका मैंने आपको इसलिए कही कि आप हिंदी किस प्रकार भारत के लिए एक अनिवार्य संस्कृति है, ये समाज समझ सके। आपने अनुच्छेद 43 का जिक्र किया है, ये बार बार जिक्र आता है। बंद कर दीजिए। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी संघ की भाषा होगी। लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी कि संघ की भाषा के पूर्व देश की एक राष्ट्रभाषा हो, इस पर विचार आरंभ किया गया। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, यहां तक कि राष्ट्रीय पशु पक्षी भी है, तो राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन दिनों भी कुछ क्षुद्र राजनीतिक कारणों से हिंदी का इस प्रकार विरोध किया गया कि राष्ट्रभाषा का विषय को ही विलोपित कर दिया गया। और बात आई कि कम से कम देश के संघ की राजकाज की भाषा तो कोई निश्चित करें, उस पर भी विरोध हुआ। यह तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजर्षि टंडन थे, मालवीय थे और देश के बड़े नेता थे हिंदी पट्टी के, जिनके दबाव के कारण 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय संविधान सभा ने लिया। किंतु वो और दूसरे प्रकार के का दबाव नहीं सह पाए और उसमें 2 परंतुक जोड़ दिए, प्रोविजियो आप लोग की भाषा में कहा जाता है। पहला कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही पूर्व की भांति राजकाज की भाषा बनी रहेगी। यह पहली कील। और दूसरा, यह और बुरा हो गया, अगर केवल इतना ही छोड़ दिया गया रहता तब भी यह हो जाता कि चलो 15 वर्ष के बाद तो हिंदी हो जाएगी। लेकिन दूसरा परंतु यह था कि अगले 15 वर्षों के पश्चात भारत की सरकार सदन में प्रस्ताव ला करके इसमें कोई परिवर्तन करे। और आप सबको यह शायद जानकारी हो न हो, 1967 में राजभाषा अधिनियम लाया गया। बड़ी लक्ष्यदार बातें की गई उसमें, हिंदी के विकास, उसके उन्नयन आदि की। किंतु उसमें एक संशोधन कर करके हिंदी की ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई कि जब तक भारत के सभी प्रांतों की प्रांतीय सरकारें अपने सदनों में पारित कर एक स्वर से न कहेंगी कि हिंदी ही देश की संघ की भाषा हो, तब तक यथावत स्थिति बनी रहेगी। और वही यथावत स्थिति आज तक बनी हुई है। यह लज्जा का विषय है। संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए यह वैश्विक लज्जा का विषय है कि आज भी स्वतंत्रता के हम अमृत महोत्सव मना चुके, देश की संघ की औपचारिक भाषा अंग्रेजी ही है। भले हम हिंदी में काम कर रहे हों, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी बार बार ये बातें कह रहे हो, दूसरे मंत्रीगण कह रहे हो। आपने ठीक उल्लेख किया, गृह मंत्री जी ने कहा कि यह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी वालों को, भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को लज्जा आएगी। मैं भी कहता हूं कि वह दिन आएगा
जब सच में अंग्रेजी बोलने वालों को लज्जा आएगी। यूं तो कहते हैं बीच बीच में कि सॉरी मेरी अंग्रेजी हिंदी ठीक नहीं है, ऐसा प्राय लोग बोलते हुए आप लोग सुनते भी होंगे। लेकिन उनके इस कहने के ढंग में लज्जा का बोध नहीं हो रहता है, गर्व का बोध होता है कि वो हिंदी नहीं जानते, उनके लिए गर्व की बात। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप सबका जो सद्भाव है, पूरा देश आज जग रहा है। अवश्य ही अंग्रेजी बोलने वाले जो जानबूझ करके बोलते हैं, व्यवस्था में बोलिए कोई बात नहीं, जहां संवाद आप नहीं स्थापित कर सकते हिंदी में वहां बोलिए अंग्रेजी, कोई बात नहीं। किसी भाषा से किसी को गुरेज और घृणा नहीं होनी चाहिए, वो चाहे अंग्रेजी ही क्यों नहीं हो, जिससे कभी कभी दास्ता की गंध आती है भारतीयों को, किस अंग्रेजी ने इस देश को गुलाम बनाया, और वह भाषा आज भी देश को गुलाम बनाए रखना चाहती है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि भले अंग्रेज कुछ दिन और ठहर जाए, अंग्रेजी को विदा करनी चाहिए। फिर भी हम इस भाषा से घृणा नहीं करते। संपूर्ण विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी किसी न किसी समाज और व्यक्ति की मातृभाषा है, और सभी मातृभाषाएं आदरणीय होती, तो हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। लेकिन अपने देश की भाषा बोलने में आपको लज्जा आती हो, मैं समझता हूं इससे अधिक घृणास्पद विषय और कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग भी यह भ्रांति पाल करके बैठे हुए हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो विद्वान समझे जाएंगे, मैं उनको रहता तो उनको मैं बताता, उदाहरण देके बताता कि मैं स्वयं आज नहीं, आज से 25 वर्ष पहले शुद्ध अंग्रेजी विषय पर आयोजित संगोष्ठी में, बिल्कुल तकनीकी विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मैंने अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षीय भाषण करते हुए प्रांजल हिंदी में बात की, और उसके तुरंत पश्चात जो भोजन का अवकाश था, सारे लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहे, कहे कि आपने तो इतनी अच्छी बात की, मुझे कितना प्रसन्नता हुई। हिंदी में भी इस तरह का व्याख्यान दे सकते। तो कहा उनको लगा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अज्ञानी बैठा हुआ है, और अंग्रेजी भाषा जानने से तो केवल जान लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई एक भाषा जान लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान के विषय को आत्मसात करने पर कोई ज्ञानी हो सकता है। आप विधि के ज्ञाता हो जाएंगे तो विधि के ज्ञानी हो गए। जो जितना बड़ा ज्ञानी उसका उतना सम्मान। विद्वान की प्रशंसा और पूजा हर जगह होती है, ये बहुत पुरानी सूक्ति है। राज्ञा पूज्यते राज्ये विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जन सर्वत्र पूजे जाते हैं। एक दूसरी बात और, कि अब कोई वो चाहे 43 के बाद 48 आया हो या जो भी आया हो, ये 1960 का है। उसके पहले 14 सितंबर 1949 को ही हो चुका था निर्णय। राजेंद्र बाबू के कारण राष्ट्रपति भवन से इसलिए आदेश गया कि कम से कम इसको ध्यान में रख करके लोग परिवर्तन करेंगे, लेकिन चूंकि नियमावली में ही संशोधन कर दिया गया, तो यह कार्य रूप में नहीं लाया जा सका और आज भी नहीं लाया जा सकेगा। अब ठीक कह रहे थे योगेश बाबू, और उन सबसे पूछा कि आप बताइए श्रीमंत, हम तुर्किस्तान में तुर्क भाषा कब से लागू कर सकते? तो किसी ने परामर्श दिया 2 वर्ष लग जाएंगे, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 7 वर्ष, इस तरह के परामर्श दिए। कमाल पाशा ने कहा कि भाई साहब, आपका 2 वर्ष, आपका 5 वर्ष, आपका 7 वर्ष समाप्त हुआ,
तुर्की आज ही से तुर्किस्तान की भाषा होगी और उसी दिन से तुर्की भाषा होगी तुर्किस्तान की। एक बात और कहना चाहूंगा, इस संसार में भारत जैसे इक्के दुक्के राष्ट्रों को छोड़कर हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। और यह भी जान लीजिए कि संसार का छोटा से छोटा भी राष्ट्र नहीं है, आपका बगल में पड़ोस में नेपाल है, और जो सबसे छोटा राष्ट्र माना जाता है वेटिकन सिटी जो रोम के भीतर है, इटली में रोम, जो समझ लीजिए कि पटना के शहर के बराबर का देश है वह। मैं गया हूं वहां, जहां पोप का सिक्का चलता है, पोप राज सम्राट है वहां की। वहां भी एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाएं हैं। नेपाल में 35 भाषाएं हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं हैं इसलिए एक भाषा को कैसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ये भ्रांति के शिकार हैं। उनको जानना चाहिए चीन में भारत से 4 गुना 5 गुना अधिक भाषाएं हैं, लेकिन वहां की भी एक राष्ट्रभाषा मंदारिन है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मंदारिन संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। मंदारिन वह केवल इसलिए है कि मंदारिन वहां की राष्ट्रभाषा है, इसीलिए चीन के हर एक नागरिक मंदारिन भाषा जानता है, लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ और क्यों नहीं हो। सबकी अपनी मातृभाषा है। बिहार में हिंदी कहां थी? बिहार की तो भाषाएं हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका। झारखंड था तो संताली आदि। हिंदी कहां थी? हिंदी जब खड़ी बोली हिंदी आरंभ की गई तब से हिंदी है। लेकिन आपको यह जान करके प्रसन्नता होगी कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी, यह बिहार पहला राज्य है जहां हिंदी को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया। जैसा तालियां बजा दीजिए इस पर कि बिहार के लिए गौरव का विषय है कि देश भर में पहला यह राज्य है जिसके राजकाज की भाषा हिंदी घोषित की गई। और यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी भारतवर्ष में 2 प्रांत ऐसे हैं जहां की प्रांतीय सरकार की भाषा अंग्रेजी। जबकि मैं पूछता हूं, मैं न्यायपालिका से, माननीय न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर आप बताएं भारतवर्ष के किस न्यायाधीश की मातृभाषा अंग्रेजी है? मैं पूछता हूं भारतवर्ष के किस प्रांत की छोड़िए, किस नगर और गांव की मातृभाषा अंग्रेजी है? जहां कहीं भी अंग्रेजी कुल की भाषा नहीं है, वह भाषा इस भारतवर्ष पर शासन कर रही है, तो यह अत्यंत चिंता का विषय है, लज्जा का विषय है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देश की भाषा घोषित हो जो हिंदी हो, लिपि देवनागरी हो, इसके लिए आंदोलन आरंभ कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत सभी मंत्रियों, सांसदों को, दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को पत्र लिख करके आग्रह किया है कि यथाशीघ्र सदन में प्रस्ताव ला करके देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दीजिए और हिंदी के सामने जो समस्याएं हैं वो दूर कर दीजिए। अगर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होती तो आज संसार की संख्या की दृष्टि से बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा हो चुकी हो। तो यह रोना शीघ्रता से बंद हो जाए। हमारे हृदयों पर जो दाग एक लांछन हमारे ऊपर लगा हुआ है, वह कालिक
शीघ्र साफ कर दी जाए और हमारा मुख उज्जवल हो। फिर से हम दुनिया को कह सकेंगे कि हम एक राष्ट्रभाषा वाले स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हम अपना सारा काम अपनी भाषा में कहते हैं। योगेश बाबू एक और बात कह गए थे कि चीन वाले अंग्रेजी में बात करते, चीन वाले अंग्रेजी में बिल्कुल बात नहीं करते। और देश के भारत, विश्व के अमेरिका और यूरोप के राष्ट्रों को छोड़ करके यह भारत ही है जहां अंग्रेजी में बात होती है। बाकी किसी भी देश में, ये सारे बड़े देश, चीन, फ्रांस, रूस, फ्रांस, वहां अंग्रेजी बात नहीं करते, उसका पड़ोसी राज्य। केवल पर्यटन कर्मियों के लिए, पर्यटकों के लिए, पर्यटन सहायकों, द्विभाषीय ये अंग्रेजी सीखते हैं सहायता करने के लिए। बाकी सारे राष्ट्र अपनी भाषा में काम करते हैं। जिस देश की अपनी भाषा नहीं, वह देश गूंगा है, उसके होठ सिले होते हैं और उसकी त्रासदी वही होती है जो आज भारत की हो रही है। और यही कारण है कि इंद्रदेव जी जैसे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। 0.001% लोग, 0.1% नहीं बोल रहा हूं, 0.001% अंग्रेजीदा लोग इस देश पर, इस राष्ट्र पर, इसके राष्ट्र की संपदा पर, इसकी वैचारिक संपदा पर, बौद्धिक संपदा पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। इसीलिए हिंदी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और ठीक है कि इसके लिए हम सबको आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, पहले वैचारिक दृष्टि से, फिर शायद सड़क पर भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति साधु भाव प्रकट करते हुए अपने विचार को क्योंकि समय घड़ी की तरफ देखने पर लगता है कि आप अभी तक बैठे हुए हैं, यही कम नहीं है। हमें बीच बीच में डर लग रहा है कि कब धीरे धीरे आप, हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाया है, फिर भी हम याद करा दें आपको कि इंद्रदेव जी की वाणी यदि सही हो तो जाते वक्त भी आपको लंच पॉकेट देने वाले हैं ये। इसलिए जो बीच में जगह साहू जैसे लोग चल निकल जाएंगे तो छूट जाएंगे उससे, है चहट कर दिया है, यही ना गलती की आप। चलिए, जो अब तक बातें हुई, मुझे लगता है उसके लिए और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। अब जो बाकी है वो मात्र यही है कि अध्यक्ष का दायित्व है कि जो बैठक में विचार आए, उन विचारों में कुछ बातों को पारित करना प्रस्ताव के रूप में। तो प्रस्ताव के रूप में प्रथम जो पारित हो गया है अभी ताली बजा करके हमारे सुलभ जी के आग्रह पर, इसे तो हम समझते हैं कि अध्यक्षीय भाषण में लेकर के हम इसकी प्रोसीडिंग जो लिखेंगे वो बात सब आ जाएगी, लेकिन इसे जो है सो राष्ट्र की भाषा हिंदी को घोषित किया जाए, ये प्रस्ताव पारित किया हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने लिया है लोगों के विचार को लेते हुए इस बात से हम इनकार नहीं करते कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में बैठे हुए वही हैं और पार्लियामेंट में हमें आंदोलन करने और गुहार लगाने की बात की जा रही है 348 के लिए। तो यह हमें लगाना है, जिनको करना है वो हर तरह से, आज सरकार वो शक्तिशाली है, वो बहुमत में है और प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं और गृह मंत्री जी भी चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। तो आप लोगों को कब शर्म आएगी कम पूरा करने में? थोड़ी सी बात कटु हो सकती है भाई जी, माफ किया जाएगा। विधवा विलाप विधवा करे तो ठीक है, लेकिन सधवा
वह भी बैठ के विधवा विलाप करे तो अच्छा नहीं लगता। हम भी कह रहे हैं कि होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं होना चाहिए, लोग कह रहे हैं होना चाहिए, जिसको करना है वही कह रहा है कि होना चाहिए। तो सब तो कहिए रहा है जी। पार्लियामेंट में बैठे हो, बहुमत में बैठे हो, अभी जो तुम कहोगे उससे कोई काटने वाला नहीं रह गया है। तो 370 हटाने की बेचैनी थी, आपने हटाया, बड़ा अच्छा किया। बड़े बड़े निर्णय आपने लिया, अच्छा किया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व के निर्देशन में निकला हुआ आदेश 1960 को क्यों खटाई में डाला आज तक आपने? चलिए आप कहेंगे हम थे नहीं, हम आए हैं 10 साल 11 साल पहले, 10-11 साल पहले हो न गया। इसलिए हम उन्हें याद करावें कि 348 में जो प्रोविजन बनाया गया है उसका अमेंडमेंट यदि आवश्यक है, और वो चाहते हैं अंदर से गृह मंत्री जी कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आवे, तो 1 मिनट का काम है कि पार्लियामेंट में उसे अमेंड करें। इसके लिए आज की सभा यह प्रस्ताव पारित करती है कि हम अपने पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और संबंधित अधिकारियों को और सरकारों को हम इसके प्रस्ताव की प्रति भेजेंगे कि साहब इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में है, ये सब लिखते हुए इन शॉर्ट हम कह रहे हैं कि 348 का अमेंडमेंट आवश्यक है। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी भी के हृदय से चाह रहे हैं यदि, तो शायद दिन दूर नहीं होगा यह कि हिंदी वह स्थान प्राप्त कर लीजिए जो सुलभ कह रहे हैं। लेकिन कहने से नहीं, राजनैतिक भौजाल से नहीं, राजनैतिक बातों से नहीं होगी कि मंच पर कुछ और लंच में कुछ। पंडित जी ने कथा में कह दिया, माफ कीजिएगा, कभी कभी हंसना भी जरूरी है आपके लिए, ये तो लोड ले लिया है ज्यादा आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों की बात को सुन करके। पंडित जी कथा कह रहे थे मोहल्ला में, और पंडिताइन संयोग से चली गई थी बगल में, वो भी कि आज हमको भी सुन लेना चाहिए, पंडित जी क्या कथा रोज कहते हैं, मुझको कुछ आते नहीं है। पंडित जी ने उसमें एक लाइन कहा कि बैगन की सब्जी खाने वाला सीधे नरक जाता है, और पंडिताइन संयोग से बैगन की सब्जी बना के आई थी। पंडिताइन ने कहा कि अरे बाप रे बाप, हमने क्या किया, हम तो मालिक को सीधे नरक भेज दिया। वो दौड़ी दौड़ी आई कथा छोड़ करके, अब बैगन को सर्दी को उठाए घूड़ा पर फेंक दिया। पंडित जी आरती का पैसा समेट के जब आ रहे हैं, हाथ को पैर धो के खाने बैठे तो छूछे रोटी मिली। कहा क्या पंडिताइन कोई सब्जी घर में नहीं थी? कहा कि अरे महाराज सब्जी तो थी, आप ही कल खरीद कर लाए थे, इतना सुंदर बैगन की सब्जी बनाई थी, कहाँ है? कहा घूड़ा फेंक दिया है। कहा क्यों? अरे आप ही ने कहा कि नरक में जो सो सीधे जाता है आदमी। कहा कि अरे पगली, मंच की बात लंच में काहे घुसा दिया? ये तो मैंने मंच के लिए कहा था ना, लोगों के लिए कहा था, यहां कहा ला दिया उसको? देखो बचा हो तो उठा के उसमें से कुछ ले आओ। वैसे ही नेता बोलते हैं मंच पर कुछ और हृदय से कुछ, भीतर कुछ, बाहर कुछ। यदि इस ख्याल से बोला जा रहा है तब तो ये 60 से जो लंबित है 65 वर्षों से, ये 65 वर्ष और लग जाएंगे। नहीं तो आज के गृह मंत्री जी के लिए और आज के प्रधानमंत्री जी के लिए पार्लियामेंट का अमेंडमेंट ऐसे मुद्दों पर, जिसे लाइन ने कहा कि साहब 0.000%, इससे भी यदि कम कोई शब्द बनता हो तो बनता हो कि इसका विरोध होगा, और चंद लोग जो विरोध करेंगे वो विरोध करने वाले शर्मा जाएंगे सचमुच इसमें कि हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदी के लिए विरोध कर रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा ही नहीं है, भाषा हमारी मां है, और मां का विरोध कोई भी करने को तैयार शायद नहीं होगा। तो दूसरा प्रस्ताव हमारा होगा कि ये प्रस्ताव हम लेंगे। तीसरे प्रस्ताव के बारे में मैंने विचार किया, आप सहमति देंगे यदि तो, ये वर्तमान विषय जो है, ये मुझे लगता है कि पहली बार इस पर विचार के लिए हम लोग बैठे हैं इस रूप में, जो कब और कैसे हो, तो लेकिन कब हो और कैसे हो, इस बिंदु पर 48 के अमेंडमेंट के पहले जो बातें आ गई हैं 60 में, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि उन्होंने अकेले नहीं किया है,
संविधान में 348 में पहले ही कह दिया एक में कि देवनागरी और हिंदी इसकी लैंग्वेज होंगी यूनियन के संघ की। तो भाषा राष्ट्रीय नहीं हुई, लेकिन भाषा तो हो गई ऑफिस की। तो ऑफिस की भाषा को जिस माना उसमें 2 में आकर कह दिया कि 15 वर्षों तक स्थापना दिवस से, संविधान के स्थापना दिवस से 15 वर्षों के तक ये अंग्रेजी चलती रहेगी। यानी 50 में यदि संविधान लागू हुआ तो मोटे तौर पर 65 में ये खत्म होना चाहिए। उसी में आगे लिखा है कि 5 वर्ष के बाद, लागू होने के 5 वर्ष के बाद में एक पार्लियामेंट की बड़ी कमेटी गठित होगी जो जिसमें 30 लोग होंगे, 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य। ये 30 सदस्य पार्लियामेंट की बड़ी सदन होगी, बड़ी समिति होगी, और यह समिति कमीशन के रूप में रिपोर्ट करेगी। 5 वर्षों के बाद में यह कमेटी बनी और वह कमेटी 59 में रिपोर्ट दाखिल किया राष्ट्रपति को कि समय आने पर यह परिवर्तन लग जाएगा। इसी शर्त पर लिया गया है इसको, कहा कि परिवर्तन समय आने पर लागू हो जाएगा। इस परिवर्तन का सीधा अर्थ था कि 50 में लागू हुआ है, 15 वर्ष का समय दिया हुआ संविधान में स्पष्ट। तो 15 वर्ष के बाद हुआ 65 और 60 में निर्णय हो रहा है, इनका निर्देश हो रहा है। उसमें जो आ रहा है उस 12 सेक्शन पर जो पढ़ के आपको सुनाया गया, उसमें आ गया है कि ये समय परिवर्तन होने के साथ ये लागू हो जाएगा, अर्थ 1965 में लागू हो जाएगा। अब 1965 में लागू होने के बजाय 1967 में आपने जो संकल्प ले लिया वो तिक्रम में ले लिया, इसे छिपा कर ले लिया, इसे हटा कर ले लिया, इसको जगह पर ही नहीं दिया। तो हमारी मांग हो रही है तीसरा ये कि ये वर्तमान विषय विशद विषय है। ये आज की सभा में हम जितने लोग इकट्ठे हो सके या विचार कर सके, इससे ज्यादा देश के पैमाने पर विचारने की जरूरत है। इसलिए तीसरा हमने लिया है कि वर्तमान विषय पर एक विशेष राष्ट्रीय स्तर की सिंपोजियम हम लोग ऑर्गेनाइज करें और वो देश की राजधानी दिल्ली में करें। और यदि आप लोगों की सहमति हो तो वहां जो है सो हम लोग इसको वृहत रूप से करके इसको विचार करें और इस पर मंथन करें। और मंथन करने के बाद में राष्ट्रपति जी का जो सुझाव है, ये सुझाव को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, कब किया जाएगा, किस स्थिति में किया जाएगा, इस पर एक डिबेट करके हम लोग निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट न्यूज पर पहुंचे। ये भी एक आवश्यक लगता है मुझे। इसे पारित किया जाए क्या? नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है कि हर चीज के लिए जगजागरण जरूरी है। जागरण अभियान, जन जागरण अभियान, ये सारी बातें की जानकारी 95% लोगों को नहीं है। और हम लोग पेशे में वकील हैं, हम लोगों को भी उतनी ही से जानकारी होती है जितना का वकील का केस आता है, जो फाइल आता है। बाकी पढ़ ही नहीं पाते, समय भी नहीं मिल पाता, कितना पढ़ेंगे आप, नहीं पढ़ेंगे। तो ये जन जागरण के लिए 2 रास्ता हम लोग अख्तियार करने का निर्णय लेना चाह रहे हैं। एक ये कि समय समय पर छोटी मोटी बैठकें हुआ करें लोगों के बीच में, और दूसरा सोशल मीडिया हमारे में हाथ में है। ये मीडिया के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, भगवान मालिक हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके हाथ में है, जिससे इन बातों को आप जो आप पास कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसलिए इससे भी हम प्रस्ताव मिलना चाहेंगे आज के कि जन जागरण के दृष्टिकोण से दोनों रास्ते अपनाने की जरूरत है। और एक अंतिम बात कहना चाहते हैं, प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक संस्था को, जैसे हम संस्था चलाते हैं, आप संस्था चलाते हैं, वो संस्था चलाते हैं, या व्यक्तिगत हम हैं, तो प्रत्येक नागरिक को या संस्था के माध्यम से इन बातों को संबंधित सरकारों और संबंधित अधिकारियों तक पत्र लिखे जाएं, ताकि इतने पत्र पहुंचने लगे कि फिर उनका कपाल में दर्द शुरू हो जाए और वो लाचार हो जाए हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। इन प्रस्तावों को हम लोगों ने हर्षोध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट में पास किया। साथ साथ एक बात सामने आई है, यद्यपि वो विषय से अलग है लेकिन जड़ में वही है। चर्चा में ये बात आई कि सेनानी जो हैं आपके हिंदी के,
बिहार में खास करके पटना उच्च न्यायालय में एक नाम आया जगदीश पांडे जी का, जिनके लड़के शायद डॉक्टर अंशुमान साहब माननीय न्यायाधीश हैं अभी, जो कहा करते थे, हम लोग एक बार सुना था उनका, अब बड़ा अच्छा लगा था। प्रोसीडिंग देखने में आया था पटने में, और वो जो है सो पति पत्नी दोनों, माने डॉक्टर साहब के मां और बाप दोनों ही वकील, दोनों खड़े हुए कोर्ट में, और पहली पंक्ति में कहा श्रीमान का स्वामित्व प्रफुल्लित हो। अब जैसे कहा श्रीमान का स्वामित्व प्रफुल्लित, मेक प्लीज ऑनर नहीं बोलते हम लोग अंग्रेजी में, मेक प्लीज ऑनर, उसको उन्होंने कहा श्रीमान का स्वामित्व प्रफुल्लित हो। अब ये प्रफुल्लित शब्द में सुनकर के मन प्रफुल्लित हो गया। ये जगदीश पांडे जी थे, और अक्षरशः पालन करना हमारे इंद्रदेव जी ने, और ये सिपाही बन करके इसका काम जो कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, इस लड़ने के पीछे बहुत सारे विरोध भी हो झेलना पड़ रहा है, और झेलते झेलते अब आज ही कह रहे हैं कि साहब स्थिति यहां तक है कि हमारा लाइसेंस भी अधिवक्ता का रद्द कर दिया गया। इसके संदर्भ में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा और एक प्रस्ताव भी लेना चाहूंगा, यदि आप लोगों की सहमति होगी। थोड़ा सा विषय से हम थोड़ा अलग हैं अभी, लेकिन विषय से संबंधित है। हम अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय उदय कल्याण समिति, उसका नाम है कल्याण, और किसी वकील का कल्याण हो रहा हो तो हमारा जुर्शन तो हिल गया, और दुर्भाग्य चाहे सौभाग्य बस अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं, तब बाई इंप्लीकेशन भी कल्याण की बात जहां है वहां कल्याण समझ में आ रहा है, तब मुझे कुछ न कुछ कहना होगा, चुप रहना मुश्किल होगा। इसे क्षमा मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूं जो विचार में आ गए हैं। इन पर मामला जो आरोप लगाया गया है वो गंभीर है या आसान है, इस गुण दोष पर हम बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। अनुशासन समिति विधेयक संघ भारत क्या लंबित है मामला, वहीं से निर्देश भी इनके आए हुए हैं, इसलिए गुण दोष पर हम बोलने की स्थिति में मंच से नहीं है, और संस्था की तरफ से भी नहीं है कि गुण दोष पर हम विचार कर सकें गलत है कि सही है। वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उसकी जांच पड़ताल हो रहा होगा। लेकिन जो इन पर डेथ वारंट जारी कर दिया गया, किसी अधिवक्ता के लाइसेंस का सस्पेंड करना और खत्म करना डेथ वारंट से कम नहीं है। और यह डेथ वारंट जारी करने के पहले नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल कोर्स है, प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय है कि आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या कहना है। डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, गैंग मर्डर केस में फांसी की सजा तो दे दिया, अब फांसी देने के बाद वो कहता है जी आपकी कोई इच्छा रह गई है क्या? अरे अब तो जा रहे हैं, अब क्या इच्छा पूछ रहे हो? लेकिन तभी पूछना है ना। फांसी दे दिया है, जानता है कि 100 आदमी कोई काटे हुए था, फांसी की सजा हो चुकी है, राष्ट्रपति से भी दया की भी खत्म हो चुकी है, अब इसको फांसी 14 तारीख को पड़ना है, फिर भी पूछने का प्रोविजन है कि भाई आपकी कोई इच्छा है क्या? और तुमने हम पर डेथ वारंट जारी कर दिया बिना हमसे पूछे हुए कि आपको क्या कहना है। इसलिए इस बात के लिए मैं यह निर्णय लेना चाह रहा हूं कि हम प्रस्ताव में यह भी शामिल करें कि अपने शीर्ष संस्था विधिज्ञ संघ भारत से अनुरोध करें कि आपने नैसर्गिक न्याय का जो उल्लंघन करते हुए निर्णय लिया है, कृपया इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इतना कहने का हम हकदार हैं कि उनके साथ अन्याय इसलिए भी हुआ, आप पूछ लेते, पूछने के बाद जो करते वही करते आप, फिर देखा जाता। तो विधिज्ञ संघ बिहार ने तो नहीं पूछा, कॉग्निजेंस ले लिया, भेज दिया। यार जगीश यही कहने वाला था मैं, हमारे महामहिम बैठे हुए थे जोगेश बाबू, भेज दिया यहां से बिना पूछे हुए। अब यहां से जब वहां गया तो शीर्ष संस्था भी बात भूल गई कि हमें पूछना चाहिए, कम से कम उन्हें उन पर डेथ वारंट जारी करने का मन बना लिया है, यदि जा रहा है तो हमसे कम से कम पूछ लें कि आपको क्या कहना है। जो कहना होगा ये कहते रहेंगे, उसके कहने को रिजेक्ट कर देंगे, फिर हम वही कर लें, क्या दिक्कत है?
इतना भर भी हमें मौका नहीं दिया गया। तो कानून के पंडित और हमारे लीगल फेडरेटी के हेड पर बैठा हुआ व्यक्ति, बैठी हुई संस्था यदि नैसर्गिक न्याय का ऐसे खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करेगी, उसका विरोध करने का अधिकार हमें बनता है। इसलिए हम निवेदन करने जा रहे हैं कि विधिक संघ भारत नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करते हुए जो इन पर जारी किया है डेथ वारंट जैसा सब बलिचंग देख करके उस पर पुनर्विचार करके इसे वापस लेने की कृपा की जाए। और यह कह रहा हूं मैं कि यह लिखना हमारा धर्म बनता है। इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, व्यक्ति अपना लिख सकते हैं, संस्था की तरफ से लिख सकते हैं। ये समिति के बैनर जो चल रहा है इसके प्रोसीडिंग में भी लिख करके उनको पत्र भेज सकते हैं। जितना भेजा जाए वो कम होगा, और वो भेजने के बाद वो नहीं करते हैं, यदि नहीं बात बनती है, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर चूंकि कानून का मसला है, सर्वोच्च न्यायालय में इसका अपील भी इन्हें कर देना चाहिए। ये सजेशन होगा, यह प्रस्ताव नहीं होगा कि यह गिरफ्त हैं, उससे मुक्त भोगी हैं, आज ये कुर्ता धोती पैजामा बैठे हुए हैं और इनके लिए लाइसेंस को उतार के पूरे भारतवर्ष से बांट दिया गया कि वकील नहीं रहे। तो अब कानून में गलत भी निर्णय यदि हो गया है तो जब तक किसी सक्षम व्यक्ति या सक्षम न्यायालय से वो दूर नहीं किया जाता है तब तक तो लागू है। इसलिए ये अनुरोध तो समिति कर देगी, संस्था भी कर देगी, लेकिन आप जो है सो उसे कानूनी कार्रवाई भी अपना करने से बाज नहीं आवे, वो करना होगा। बिना किए संभव नहीं होगा। यदि कर लेते हैं लोग, उठा लेते हैं, वापस कर लेते हैं, पुनर्विचार कर लेते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं करने की स्थिति में तो आपको फिर कानून में जाना होगा। चलिए, इन्हीं चंद प्रस्ताव के साथ यदि कुछ महत्वपूर्ण छूट रहा होगा तो फिर हम विचार कर लेंगे, देख लेंगे। मुझे एक बात की बेचैनी बार बार हो रही है कि समय आपका तेज से भाग रहा है और लाख हम कह रहे हैं, लेकिन घर पर तो इंतजार हो रहा होगा ना। घर पर लोग ये कहते हैं कि आज कोई मोटा मुवक्किल फेंटा गया है, जिसके चलते हमारे मालिक अभी तो रुके हुए हैं। आप यहां से जाएंगे खाली डब्बा लेकर के इनकी तरफ से, तो घर में पूछा जाए क्या महाराज इसी डब्बा के चक्कर में आप लगा 4 घंटा, किसको समझेगा जो कौन से बैठे हुए थे। इसलिए वहां नहीं डटना पड़े, सुनने पर इसका भी ध्यान रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं, अब कह नहीं पाऊंगा। जो कह दिया है वो बहुत है, जो गलती हुई क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हरपाल सिंह राणा जी पर था, लेकिन वो टिकट नहीं कंफर्म हुआ, जिसके वजह से वो नहीं आए। तो मैं ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। वो मेरे ऊपर ही दायित्व सौंप दिए हैं। वैसे वे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एमएल गुप्ता जी भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, एक प्रदीप जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं, सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले श्री हरपाल सिंह राणा जी को, जिन्होंने मेरे निलंबन आदेश की सूचना प्राप्त करते ही उनको बहुत कष्ट हुआ और उनको हमसे ज्यादा कष्ट उनको हुआ और उनको लगा कि इस पर कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, और उन्होंने आंदोलन किया। इसलिए हरपाल सिंह राणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वैश्विक हिंदी सम्मेलन के निदेशक हैं वो भी जैसे ही निलंबन की सूचना प्राप्त किए वैसे ही वो एक इस मामले पर लेख लिखे और उस लेख को पूरे विश्व में फैलाए। तो ये एक साहसिक कदम उन्होंने उठाया। इसलिए एमएल गुप्ता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल तक पहुंचा चुके हैं और इनका जो अध्यक्षीय भाषण हुआ है वो भाषण हमारे हरपाल सिंह राणा जी, डॉक्टर एमएल गुप्ता जी प्रधानमंत्री तक पहुंचावे, राष्ट्रपति तक पहुंचावे, गृह मंत्री तक पहुंचाए और भारतीय भाषा अभियान से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं। और हमको उम्मीद है कि इनके वाणी को वहां तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अनिल सुलभ जी, डॉक्टर अनिल सुलभ जी को दूरभाष से ही हमने संपर्क किया
और उनको मैंने जैसे ही कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी में परिवर्तन कब और कैसे, इसी पर एक परिचर्चा है, इसमें आपका उद्बोधन हम लोग चाहते हैं। तो कहीं की विषय तो मेरा ही है, तो मैं जरूर आऊंगा। तो अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, अब मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश शर्मा जी, जो भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के कार्यकर्ता हैं, दोनों संगठन के अधिवक्ता भी हैं, और ये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर करके आए हैं, और इसलिए हम इनका आभारी हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। अरुण कुशवाहा जी, बहुत को मैं आमंत्रित किया और मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर आए, और इनका उद्बोधन भी बहुत गर्मजोशी से हुआ। तो अरुण कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कुमार अनुपम जी हैं, आपने तो अपने उद्बोधन में जिन बातों का उल्लेख किया उसका हम बहुत भोगी हैं। न्यायमूर्ति शर्मा जी हमसे बोले कि आपके साथ बात क्या है, जरा समझाइए। घंटों हमारी बात को सुने और सुनने के बाद अंग्रेजी में 4 लाइन लिख दिए और उसमें कुछ छूट गया और उसी का दुरुपयोग करके हमारा अनुज्ञप्ति को निलंबन कर दिया गया। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विषय को लाया। और रणविजय जी लगता है चले गए हैं, लेकिन एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन के तरफ से वो मंच साझा किए। बहुत लोग तो साझा करने का हिम्मत ही नहीं किए, इसलिए कि उनको मालूम था कि निलंबन का कुछ मामला है, तो बहुत लोग नहीं साझा करने का हिम्मत किए। लेकिन रणविजय जी मंच साझा करने का हिम्मत किए, इसलिए रणविजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और उसके बाद में 4:15 बजे के बाद सब लोगों को घर जाना होता है। तो अब सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के सबकी बातों को आप लोग सुने हैं और सुन करके हम लोग के हौसला को बढ़ाए हैं। तो इसके लिए आप जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके ही जाएंगे। सब लोग साथ हम लोग कार्य बहिष्कार की रणनीति बनाएंगे। कार्य बहिष्कार एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है, मामूली मुद्दों को लेकर के हुआ है। ये जो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी कार्य बहिष्कार का योजना बन सकती है। और अगर एक दिन के लिए भी कार्य बहिष्कार का योजना बन जाए, हम समझते हैं कि संविधान का